गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन पढ़ रहे हैं आपके जो अपठित पद्यांश हैं, अपठित पद्यांश या काव्यांश। पिछले सप्ताह भी अपन ने इनका अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने इनको पढ़ा था। पद्यांश को काव्यांश भी कहते हैं। काव्यांश अब अपठित काव्यांश जो है, इनमें अपन ने पहले 3 काव्यांश पढ़े थे और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी व्याकरण की जो कॉपी है उसमें इनको नोट कर लेना। तो आज जो है अपन का अपठित पद्यांश है वो है नर हो न निराश करो मन को। नर यानी मनुष्य हो और अपने मन को निराश मत करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, यानी आपको क्या करना है, कुछ काम करना है। जग में रहकर कुछ नाम करो। जग यानी संसार में रह रहे हो तो संसार में रह करके अपना नाम करो। समझो जिसमें यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यानी इस संसार में तुम्हारा ये जो जन्म हुआ है वो किस कारण से हुआ है, इस बात को तुम जानो। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, इस बात को जानो कि तुम्हारा ये जो जन्म है वो व्यर्थ ना हो। नर हो न निराश करो मन को, इस बात को समझते हुए आप मनुष्य हो, मनुष्य रूप में आपका इस धरती पर जन्म हुआ है, तो आप जो है अपने आप को निराश मत करो, हताश मत करो। संभलो की सुयोग न जाए चला, संभल जाओ और ये जो सुयोग, सुयोग यानी जो अच्छा अवसर आपको मिला है वो आपके हाथ से नहीं निकल जाए, आप इस बात को जानो। समझो जग को न नीरा सपना, यानी जो संसार है इसे सिर्फ सपना मत समझो, बल्कि क्या है, ये वास्तविकता है। पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ यानी रास्ता, प्रशस्त करना यानी सामने देखना, निकालना, यानी तुम्हारा जो रास्ता है इसे तुम समझो और आगे बढ़ो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, यानी आप क्या हो, अखिलेश्वर हो, जिसका नाश नहीं हो, यही सहारा हो। नर हो न निराश करो मन को, बल्कि मनुष्य हो, अपने मन को निराश मत करो और अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ो। प्रभु ने तुझको कर दान दिए, कर यानी हाथ, भगवान ने तुम्हें क्या दिए हैं, हाथ दिए हैं, इनसे तुम क्या करो, दान करो। सब वांछित वस्तु विधान किए, सारी वांछित जितनी भी वस्तुएं होती है वो सभी जो है वो आपको प्रभु ने दी है। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, यानी तुम क्या करो, उनको प्राप्त करो। फिर है किसका वह दोष कहो, यानी तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, जितने भी साधन होने चाहिए, जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर ये तुम्हारी हिम्मत है कि तुम उसे कैसे प्राप्त करते हो, इसके लिए तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, यानी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जो लाभकारी नहीं हो, अलभ्य हो, तो किसी भी चीज को अलाभकारी मत मानो और इस तरीके से अपने मन को जो है, हे मनुष्य तुम निराश मत करो, हताश मत करो। इस प्रकार से ये आपका अपठित काव्यांश पद्यांश है जो कि आपको करना है। अब इसका तो मैंने अर्थ आपको साथ साथ बता दिया है, लेकिन एग्जाम में कोई भी अपठित आपसे पूछा जा सकता है और वहां जो है अर्थ आपको स्वयं को ही जानना होगा, आपको स्वयं को ही इसका अर्थ ग्रहण करना होगा और अर्थ ग्रहण करके ही इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। किसी भी पद्यांश का जो अर्थ है वो आपको पहली बार पढ़ते समझ में नहीं आएगा, बल्कि दूसरी बार भी उसे अपन को पढ़ना है और जितने शब्दार्थ अपन को आते हैं, जितने शब्दार्थ अपन समझ सकते हैं, उन शब्दार्थों को अपन जाने, पढ़ें और उसके बाद जो है उसके प्रश्नों को देखें। अब जैसे इसमें पहला जो प्रश्न है वो आपके लिए है, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। तो मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, कि मनुष्य का जन्म इस संसार में कुछ न कुछ काम करने के लिए तथा जीवन को सफल बनाने के लिए हुआ है और उसी के माध्यम से वो अपने जीवन में सफल होकर के अपने को यशस्वी बना सकता है। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट चीज दी है। तो ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट चीज दी है,
ईश्वर ने अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य को काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं और इससे मनुष्य मनचाहा काम कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में क्या संदेश निहित है? तो ये जो कविता है वो हमें कोई ना कोई संदेश जरूर दे रही है। आपके भी माइंड में कोई ना कोई संदेश जरूर आया होगा इसको पढ़ने से, तो उस बात को अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। जैसे प्रस्तुत कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए, अपितु धैर्य और पराक्रम के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए। 4th क्वेश्चन इसमें, समझो जग को न नीरा सपना, यानी संसार को सिर्फ सपना मत समझो। इस पंक्ति में नीरा सपना से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ नीरा सपना से यह आशय है कि संसार में मानव जीवन कोरी कल्पनाओं से नहीं चलता है, अपितु इसमें कर्म निष्ठा एवं उत्साह जरूरी है। तो व्यक्ति को क्या बनना चाहिए? कर्मनिष्ठ बनना चाहिए, यानी अपने कर्मों को करते रहना चाहिए, साथ ही उसमें उत्साह की जो भावना है वो भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य को निराशा छोड़कर क्या करना चाहिए? तो मनुष्य को निराशा छोड़ करके धैर्य के साथ अपना जो मार्ग है, कर्म पथ है, अपना जो कार्य है उसे करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, अखिलेश्वर है अवलंबन को, इस पंक्ति में ईश्वर किसका सहारा बनता है? तो अखिलेश्वर है और अवलंबन को इस पंक्ति में ईश्वर किसका सहारा बताया गया है? ईश्वर उसी का सहारा बनता है जो अपने कर्म करता है, अपना कार्य करता है, निठल्ले बैठने वालों के साथ नहीं होता। तो ईश्वर कर्म करने वालों को का सहारा बनता है। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न दिए गए हैं और आपकी जो परीक्षा होगी उसमें भी 1-1 नंबर के 6 प्रश्न जो है वो आपसे अपठित काव्यांश और गद्यांश दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो ये आपका अपठित पद्यांश है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। अब एक और अपठित अपन कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपने 5 अपठित पद्यांश हो जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करवा दिए गए हैं। भर रही कोकिला इधर तान। भर रही कोकिला, कोकिला किसको कहते हैं? कोयल को। मारू बाजे पर उधर गान, और कैसा लग रहा है? जैसे कि मारू बाजे, एक बाजा होता है, वाद्य यंत्र होता है, उस पर तान छिड़ी हो। है रंग और रण का विधान, अब इस पर क्या होगा? रंग यानी आपके जो कलर होते हैं उनके लिए, रण यानी युद्ध, ऐसा लग रहा है कि युद्ध का विधान है। मिलने आए हैं आदि अंत, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आदि और अंत जो है वो मिलने के लिए आए हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, अब जो वीर लोग हैं उनका वसंत कैसा होगा? उनका तो वसंत युद्ध से ही होगा, कि वीर जो होते हैं वो तो अपनी वीरता दिखाएंगे, क्षत्रिय हैं वो अपनी क्षत्रियता दिखाएंगे, युद्ध करेंगे, सामने वाले दुश्मन को, शत्रु को हराएंगे। तो उसी को उन्होंने क्या माना है? वसंत माना है। गलबाहें हो या हो कृपाण, यानी बाहें हो या कृपाण यानी आपके चाहे तलवार हो उनके हाथ में, यानी कोई भी शस्त्र हो। चल चितवन हो या धनुष बाण, यानी चल चितवन यानी मन कैसा है? चलायमान है, और साथ ही क्या है उनके पास? धनुष बाण है। हो रस विलास या दलित प्राण, यानी उसमें रस आ रहा हो, उनको अच्छा लग रहा हो, या दलित हो या दुखी हो। अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब ये समस्या है कि इन वीरों का वसंत जो है वो कैसा होगा। जिस प्रकार से किसी भी युद्ध का प्रारंभ करने से पहले नगाड़े बजते हैं और ये घोषणा की जाती है, शंखनाद होता है कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उसी प्रकार से यहाँ कौन बोल रहा है? कोकिला के माध्यम से, कोयल के माध्यम से युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है कि है रंग और रण का विधान, इस पंक्ति में किस स्थिति का वर्णन है? तो इस पंक्ति में हम किस स्थिति का वर्णन करेंगे? जब एक ओर देश की सीमाओं की रक्षा करने का आह्वान हो रहा है तो दूसरी ओर जीवन में राग रंग और भोग विलास का आकर्षण हो। तो पहले मैंने आपको जैसे बताया है कि कोई भी पद्यांश अपन को दिया जाता है या तो वो भारत देश से संबंधित होता है, इनके वीरों से संबंधित होता है,
इसके खेतीबाड़ी से संबंधित, प्रकृति से संबंधित होगा। और यहाँ युद्ध का वर्णन आ रहा है, और युद्ध के साथ साथ जो है उसे भोग विलास के साधनों से, कल्पनाओं से, उनसे भी इसको जोड़ा गया है। तो उसी आधार पे हम इन प्रश्नों के उत्तर बनाते हुए चलेंगे। तो पहला जो प्रश्न था, रंग और रण का विधान, इस पंक्ति में किस स्थिति का वर्णन है? तो जब एक और देश की सीमाओं की रक्षा करने का आह्वान हो रहा है, यानी शत्रु क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है, और दूसरी ओर जीवन में राग रंग और भोग विलास का आकर्षण हो, यानी लोग क्या है? अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं, राग और भोग विलास में डूबे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, इस काव्यांश में प्रकृति किस रूप में चित्रित हुई है? तो इस काव्यांश में प्रकृति वसंत काल में वीर भावों की प्रेरणा देने वाली तथा वीर देशभक्तों की उत्तेजना देने वाले रूप में चित्रित हुई है। तीसरा है, अब यही समस्या है दुरंत, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो अब क्या समस्या है? एक और नवेली प्रियतमा से मधुर मिलन का क्षण है, तो दूसरी ओर देश रक्षा के लिए मर मिटने का प्रश्न है। अब कौन सा कार्य अपनाया जावे, यही समस्या देशभक्त वीर के सामने है। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत, इससे किन भावों की व्यंजना हुई है? तो वीरों का वसंत प्रियतमा के साथ राग रंग में व्यतीत न होकर उनमें उत्साह है, जोश, त्याग भावना तथा देशभक्ति का भाव रहना चाहिए। मिलने आए हैं आदि अंत, इसका क्या तात्पर्य है? तो इस काव्यांश में कौन सी मिलने आए हैं आदि अंत, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है देशभक्त वीरों को एक तरफ प्रियतमा से मिलकर जीवन की शुरुआत करना तथा दूसरी तरफ देश की रक्षा के लिए युद्ध में प्राणों का अंत करना बताया गया। यानी एक तरफ तो क्या है कि उसने अपने प्रिय से मिलने के लिए उसको बताया है, और दूसरी तरफ क्या है, अपने देश के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनके बारे में बोध कराया है। इस काव्यांश में कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है? तो इस काव्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। इसीलिए इसमें क्या है, शुरू में आपको कोयल के बारे में बताया गया। तो वसंत का जब आगमन होता है तो आपने सुना होगा, संस्कृत में भी दोहे हैं कि वसंत काल जब आता है तो कोयल जो है वो कूकना शुरू कर देती है, प्रारंभ कर देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ वसंत ऋतु का वर्णन है। देशभक्त के जीवन में वसंत कैसे आया है? एक तरफ तो उसका विवाह हुआ है और दूसरी तरफ युद्ध के लिए उसे तैयार होना है, तो दोनों ही अवसर जो है उसके लिए वसंत के समान है। तो इस प्रकार से जो ये अपठित है ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। अब अपठित जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस रखोगे, लिखते चलोगे, तब आपको अपने आप से ही आने लग जाएंगे। और बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट इनको लिखोगे, करोगे, तो ये आपसे नहीं हो पाएगी। तो ये जो 5 अपठित है काव्यांश वो मैंने आपको करवा दिए हैं। गद्यांश आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गद्यांश आप स्वयं भी कर लेते हो, आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर भी आप देख लेते हो। फिर भी प्रैक्टिस के लिए जो है एक अपठित गद्यांश जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए, आज देश स्वतंत्र है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी है जिससे हमारी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। आए दिन ऐसे संकट हमें चुनौती देते रहते हैं जिनसे निपटने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। यदि विद्यालयों में ही देश सेवा की यह भावना दृढ़ हो जाए तो भविष्य के लिए बड़ी तैयारी हो सकेगी। प्राचीन काल में ही आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा की शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। सेवा, तत्परता, परिश्रमशीलता एवं निर्भयता आदि गुण इस दशा में अपने आप आ जाते हैं। तो ये छोटा सा अपठित गद्यांश जो है वो आपके सामने है, जो मैंने अभी पढ़ के आपको बताया है। अब इसके आधार पर जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। अब इसको भी करने का तरीका ये है कि एक बार तो हम मोटे मोटे तौर पर इसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद जब इनके प्रश्न है उनको पढ़ें, और उनको पढ़ने के बाद उस प्रश्न से संबंधित उत्तर जो है उस पैराग्राफ में कहाँ दिया गया, उस गद्यांश में कहाँ दिया गया है, उसे देखें। अगर पूरा दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो उसमें से जो उत्तर के शब्द हैं वो आप लें और प्रश्न से लेते हुए उसके उत्तर को और पूरा उत्तर आप उसका बना दें।
पहला प्रश्न है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए? तो हमें अपनी शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए भाई? देश के बारे में आया है कि अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए। बाहरी एवं भीतरी शत्रुओं के दमन के लिए भी यह जरूरी है। यानी हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया है, अभी भी अपन देखते हैं कि कभी चीन आक्रमण करता है, कभी पाकिस्तान करता है, किन किन से अपन को सामना करना पड़ता है। तो स्वतंत्र होने के बाद भी आए दिन कभी हमारे जो पीएम है वो किसी चीज को शामिल कर रहे हैं, वायुसेना है, थल सेना है, उन सब में बढ़ोतरी करके उनके यान वगैरह बना करके आए दिन नए नए शामिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं कि कभी भी कोई भी आक्रमण करे, सामने शत्रु आए तो अपन उससे निपट सके। तो इस तरीके से इन्होंने स्वतंत्र होने के बाद भी क्या करना है, हमें हमारी जो शक्ति है उसमें वृद्धि करनी है, जिससे हम बाहरी जो शत्रु है उनसे भी और आंतरिक जो शत्रु है उनसे भी निपट सके, उनका सामना कर सके। दूसरा प्रश्न है, सैनिक शिक्षा का क्या महत्व है? अब सैनिक शिक्षा, तो सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। तो व्यक्ति को जब तक सैनिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो सैनिक शिक्षा कब दी जाएगी? जब व्यक्ति का शरीर मजबूत होगा, सामने वाले शत्रु का सामना कब करेगा? विचार है, मानवीयता है, वो तो सारे गुण उसमें है ही, लेकिन साथ साथ उसका जो शरीर होगा वो बलिष्ठ होगा। एक सैनिक को अगर आपने देखा हो तैयार होते, चाहे वो आपके आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, उसको अगर आपने देखा हो तो कितनी अच्छी तैयारी उसको करवाई जाती है, कितना सुदृढ़ उसके शरीर को बनाया जाता है। अगर शरीर सुदृढ़ नहीं होगा तो वो सामने वाले शत्रु का सामना कैसे करेगा? और सामने वाले शत्रु से सामना करते हुए परिस्थितियां या वातावरण कैसा भी हो सकता है। अब अभी अपन जैसे देख रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है और अपने देश के जो सैनिक है आज भी डट करके वहां खड़े हैं। अपन को वहां खड़ा कर दी तो अपन तो जम जाएंगे खड़े खड़े, लेकिन उनको इस तरीके से इतनी मजबूती से तैयार किया गया है कि वो हर स्थिति में, हर वातावरण में वहां रहने को तत्पर रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। इसलिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि सैनिक शिक्षा का क्या महत्व है? तो शारीरिक शक्ति जो है मानवीय गुणों के साथ साथ होनी जरूरी है कि उसका शरीर जो है वो शक्तिशाली हो। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो ये अपन को पता है कि प्राचीन काल में जैसे ही बच्चा शिक्षा ग्रहण करने लायक होता उसे आश्रम में भेज दिया जाता था, और जैसे ही आश्रम में गया वहां उसे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान तो दिया जाता था, उसी के साथ साथ उसे शस्त्र शिक्षा भी दी जाती थी। शस्त्र और अस्त्र चलाने की जो शिक्षा है, यानी हथियार चलाने की जो शिक्षा है कि सामने वाले शत्रु से सामना कैसे किया जाए, वो शिक्षा उन्हें वहां मिल जाया करती थी। और आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे से स्कूल में जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, शस्त्र और अस्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनका शरीर जो बलिष्ठ नहीं हो पाता है। तो उसके लिए कह रहे हैं इसमें कि प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि वो शत्रु से सामना करने के लिए तैयार रहते थे। अपन देखते हैं ना, राजा वगैरह होते थे, कहाँ से सीख के आते थे? तलवारबाजी है, भाला है और कुछ भी हथियार का प्रयोग है। तो वो जो आश्रम में जाते थे ना शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहां उनको ये ज्ञान भी दिया जाता था। अगला प्रश्न है, आज देश स्वतंत्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है भाई? आज देश स्वतंत्र है, वाक्य है आपके पास, आज देश स्वतंत्र है। तो ये वाक्य आपको दिया गया है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपको जो वाक्य पढ़ाए गए थे 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा उसे सरल वाक्य कहेंगे। तो यहाँ देश जो है वो क्या है? आपका उद्देश्य है, और स्वतंत्र है ये विधेय है, अर्थात ये जो है वो आपका सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा उसे सरल वाक्य कहा जाएगा। तो ये आपका सरल वाक्य है। ऐसे जो प्रश्न है वो आपको अपठित में पूछे जाते हैं, वाक्य वाले जो है गद्यांश में पूछे जाते हैं। शारीरिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय बताइए। अब आपके पास शब्द है शारीरिक। अब शारीरिक जो है इसमें क्या वो दिखाई नहीं दे रहा? शारीरिक जो है इसमें अपन देख सकते हैं कि शरीर शब्द से बनाई, तो शरीर इसमें क्या होगा? मूल शब्द होगा। और अब अपने पास क्या बचा? एक बचा।
तो इस क्या हुआ, इसमें प्रत्यय हुआ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ इसमें ए था लेकिन ये आ क्यों बना। तो इक प्रत्यय की एक खास बात होती है कि इक प्रत्यय जहां भी लगता है वो प्रारंभिक जो शब्द होता है उसका जो स्वर होता है वो बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ए है तो आ बन जाएगा, इसीलिए यहाँ ये शारीरिक बना। जैसे आपके पास धार्मिक शब्द है, धार्मिक शब्द। अब अपने पास शब्द क्या था, धर्म था, और एक प्रत्यय अपन इसमें जोड़ा है और इसीलिए यहाँ जो ए था वो आ में परिवर्तित हो गया। सामाजिक है, समाज मूल शब्द था, एक प्रत्यय था, एक प्रत्यय के कारण ए जो है वो स्टार्टिंग में आ में बदल गया है, तो समाज मूल शब्द हुआ उसमें, समाज जो। अब यहाँ ये शब्द बनता है अपना समाज। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। तो मूल शब्द अपन को ध्यान होना चाहिए, इसमें समाज है और इसमें प्रत्यय है, और ये जो परिवर्तन हुआ है वो इस प्रत्यय के कारण हुआ है। गद्यांश का शीर्षक लिखिए। अब गद्यांश अपन ने पूरा पढ़ा है, उसके आधार पे जरूरी नहीं है कि एक ही इसका शीर्षक हो, 2 3 4 कितने भी शीर्षक इसके हो सकते हैं, बस फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दे दिए जिसपे प्रमुख रूप से ये लिखा गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, कौन सी शिक्षा के बारे में कहा गया है इसमें, सैनिक तैयार करने उनको, तो सैनिक शिक्षा या अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा है उसको महत्व दिया गया है। तो सैनिक शिक्षा का महत्व है या सैनिक शिक्षा की आवश्यकता। अब जैसे कई बार आप लोग क्या करते हो कि स्टार्टिंग में जो पंक्ति दी गई है उसी से इसका शीर्षक बना देते हो। जैसे इसमें स्टार्टिंग में पहली पंक्ति दी है, आज देश स्वतंत्र है, तो क्या ये इसका बन सकता है शीर्षक? नहीं बन सकता। कई बार क्या होता है कि अपन को पूरा पढ़ने के बाद पता चलता है कि वास्तव में अपन को क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपका है पठित गद्यांश है, ये भी आप कर लेना, प्रैक्टिस में होने जरूरी है। और साथ ही जो है एक गद्यांश जो है वो आप अपनी तरफ से अपनी कॉपी में करेंगे, और ये नहीं है कि आप करें नहीं, काम आपका कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि निरंतर अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो अभ्यास आपका छूट जाएगा और एग्जाम में फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इनको आप अपनी कॉपी में कर लेना, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना।